चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का बेहतरीन क्लास 10th का ज्योग्राफी भूगोल का जो आज क्लास होने जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर। प्रथम चैप्टर संसाधन। प्रथम चैप्टर में पढ़ना है संसाधन। आज जो है एक चैप्टर हम लोग संसाधन के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, तो कृपया करके लास्ट तक बने रहें और जो जो पढ़ा रहे हैं महत्वपूर्ण टॉपिक आप उसे नोट करिए और मेरे साथ पूरा क्लास आप पढ़िए। संसाधन आपको समझ में आना ही आना है, किसी भी हाल में संसाधन आज आपको समझना है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला ज्योग्राफी का प्रथम चैप्टर भारत संसाधन विकास एवं उसका उपयोग। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक नॉलेज। हम संसाधन पढ़ रहे हैं यानी भूगोल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले भूगोल का परिभाषा जो है जानना बहुत जरूरी है कि आखिर भूगोल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल वह विषय या शास्त्र है, भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, याद रखिएगा भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। क्या कह रहा है कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप, पृथ्वी के संरचना और इसके प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे पहाड़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे कि महादेश के बारे में अध्ययन करते हैं, देश के बारे में, नगर के बारे में, नदी के बारे में, उसके बाद समुद्र के बारे में, झील के बारे में, वन के बारे में इत्यादि, ये सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये किस चीज में पढ़ते हैं? तो आखिर ये भूगोल यानी ज्योग्राफी में हम लोग ये पढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर सबसे पहले ये पूछेगा एग्जाम में, भूगोल किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछेगा? कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो है बेसिक चीज है। आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भूगोल किसे कहते हैं। चलिए एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। आगे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा गया है कि ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ज्योग्राफी जो है किस भाषा का शब्द है? तो ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका निर्माण जो है दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ज्योग्राफी का निर्माण जो है कितने शब्दों से मिलकर हुआ है? तो ज्योग्राफी का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहला शब्द जो है जियो, पहला शब्द जो है जियो और दूसरा शब्द जो है ग्राफो। पहला शब्द जो है जियो और दूसरा शब्द जो है ग्राफो, दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी शब्द जो है बना है। और जियो प्लस ग्राफो का अर्थ क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जियो का अर्थ जो होता है वो पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ पृथ्वी होता है। और ग्राफो का अर्थ क्या होता है? तो ग्राफो का अर्थ लिखना या वर्णन करना होता है। ग्राफो का अर्थ क्या होता है? लिखना या वर्णन करना होता है। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखिए, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है।
क्योंकि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि पृथ्वी का जो है वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विस्तार से पूरा पढ़िए। ये पूरा संसाधन वाला जो चैप्टर है, पूरा संसाधन वाला जो चैप्टर है, इसको पूरा विस्तार से तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। चलिए, यानी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले भूगोल का जनक है ना, जनक यानी पितामह जो है, सभी चीज का पितामह होते हैं। तो यहाँ पर भूगोल यानी ज्योग्राफी के पितामह कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले जानिए इरेटोस्थनीज, ज्योग्राफी के पितामह यानी भूगोल के जो पितामह है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल के पितामह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं। एक व्यक्ति, बहुत खास व्यक्ति, जिमरमैन, इनका नाम क्या था? जिमरमैन। इनका क्या कहना था समझिए, इनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इनका कहना है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यानी संसाधन बनता है, संसाधन ऑटोमेटिक होता नहीं। ठीक नहीं, किनका कहना था? तो जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं या संसाधन बनता है। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे पहले हम लोग बार बार संसाधन संसाधन कह रहे हैं, तो संसाधन समझना बेहद जरूरी है। संसाधन समझना बेहद जरूरी है। देखिए किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले संसाधन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं? तो 1 मिनट में इसको हम लोग याद करेंगे। मानव जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए सभी उपयोगी वस्तुएं, ठीक है, मानव जीवन के लिए सभी उपयोगी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। मानव जो चीज का उपयोग कर रहा है वो सब चीज क्या है? संसाधन है। देखिए मानव जीवन के लिए सभी उपयोगी वस्तुएं क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ये पेन से जो हम लिख रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये संसाधन हुआ। ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये डिजिटल बोर्ड संसाधन हुआ। मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल संसाधन हुआ। यानी मानव जो चीज का इस्तेमाल करे उसे संसाधन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं बताइए? याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? याद रखिए कि मानव जीवन के लिए सभी उपयोगी वस्तु, उपयोगी माने जो हम लोग यूज करते हैं, मानव जीवन के लिए सभी उपयोगी वस्तु संसाधन कहलाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले संसाधन जो है, मुख्य रूप से संसाधन जो है 2 प्रकार के हैं, है ना। आपसे कोई पूछे कि संसाधन जो है मुख्य रूप माने मेन रूप से जो है संसाधन 2 ही प्रकार के हैं। मेन रूप से संसाधन 2 प्रकार के हैं, लेकिन संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, बहुत सारे भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भी क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं जो बताते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो होते हैं मानवीय संसाधन। मुख्य रूप से संसाधन कितने प्रकार के? मुख्य रूप से संसाधन 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक से मिला है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और मानव के द्वारा जो बनाया गया है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं।
अब इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 14 संसाधन इसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य रूप से दो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। यहाँ पर होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब आंसर में क्या लिखेंगे, ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है। ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन है ना जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है, हवा मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, पानी मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसका सूत्र भलो जानते हैं कि पानी का सूत्र होता है, सब लोग जानता है, लेकिन पानी को अभी तक बनाया नहीं गया है। ठीक है, पहाड़ है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, पशु पक्षी, मानव इत्यादि, ये सब जो है, ये सब मानवों द्वारा जो है कोई जो है योगदान इसमें नहीं है। इसमें जो है प्राकृतिक का योगदान है। ठीक है, प्राकृतिक का, तो याद होना चाहिए, याद हो गया होगा। ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, ऐसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मानव है ना, मानव के है ना क्या लिखा हुआ है कि मानव का कोई योगदान नहीं होता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा संसाधन आपका क्या है, दूसरा संसाधन है मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, लिखना है, ऐसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ऐसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, घर जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, यातायात वाहन जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, गाड़ी मोटर हो गया, तो ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसे कहते हैं मानवीय संसाधन। इसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। चलिए आगे जो हम लोग देखेंगे, अब पढ़ना है। अब देखिए क्या मैटर है, कह रहा है कि लेकिन लग गया, लेकिन वट संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। संसाधनों के वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण माने हो गया बांटना, वर्गीकरण माने क्या हो गया, बांटना। तो यहाँ पर है कि लेकिन संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। अब सबसे पहले देखिए, मुख्य रूप से दो संसाधन था, मुख्य रूप से कितने संसाधन, दो संसाधन था, लेकिन अब यहाँ पर समझिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। अब उत्पत्ति के आधार पर समझे, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया, पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, कह रहा है कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति सजीवों से होती है, वैसा संसाधन
जिसकी प्राप्ति जो है सजीवों से होती है, यानी लिविंग थिंग्स से होती है, लिविंग थिंग्स से। ठीक है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जो है सजीवों से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि जो है ये सब जैव संसाधन में आते हैं। फिर से याद करिएगा, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जो है सजीवों से होती है जैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, अब वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीवों से होती है अजैव संसाधन कहलाता है। जिसका जो है जिसका प्राप्ति किससे हो? सजीव से हो। तो जिसका प्राप्ति सजीव से हो जैव संसाधन, जिसकी प्राप्ति निर्जीव से हो अजैव संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़िए, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जो है निर्जीवों से होती है, वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जो है निर्जीवों से होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा है ना, जैव संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति सजीवों से होती है, जिसकी प्राप्ति सजीवों से हो जैव संसाधन, और जिसकी प्राप्ति निर्जीवों से हो अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, और यह निर्जीवों वाला क्या हो जाएगा? जैसे चट्टान हो गया, धातु, खनिज, अनाज हो गया, कपड़ा हो गया इत्यादि बहुत सारे निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव जो हो गया वो कौन सा संसाधन होता है? वो अजैव संसाधन होता है। कौन सा संसाधन? अजैव। तो हम लोग अभी क्या पढ़े? मुख्य रूप से दो संसाधन। पहला मुख्य रूप से दो संसाधन वो हो गया, और उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधन पढ़े। ठीक है, मुख्य रूप से दो संसाधन नवीकरणीय और मुख्य रूप से दो संसाधन पहले था। ठीक है, पहला कौन सा संसाधन था? मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। और उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन? तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब हम लोग पढ़ते हैं उपयोगिता के आधार पर। देखिए कितना बढ़िया चीज है, उपयोगिता के आधार पर। अभी हम लोग पढ़े उत्पत्ति के आधार पर, अब पढ़ रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। माने उपयोग इसको कैसे करें? उपयोग माने यूज जो है, कोई भी संसाधन को हम यूज जो करते हैं वो कैसे करते हैं? तो यूज कोई संसाधन को कहते हैं, तो वही कह रहा है कि उपयोगिता के आधार पर जब यूज करते हैं तो वो उसमें कितना संसाधन बटा हुआ है। तो उपयोगिता के आधार पर दो संसाधन बटा हुआ है। उपयोगिता के आधार पर दो संसाधन बटा हुआ है। देख लीजिए, सबसे पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखना है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो लिखना है वैसा संसाधन जिसका उपयोग बार बार करने पर भी कभी खत्म ना हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो। छोटा सा डेफिनेशन, ऐसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो वो कौन सा संसाधन कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो खत्म हो जाए और उसे बनने में बहुत लंबा समय लगे उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका जो है उपयोग अगर कर लेंगे, उपयोग जो है बार बार करेंगे तब पर भी ये जो है खत्म ना हो, कहियो खत्म ना हो, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या है जो खत्म नहीं होगा? तो याद करिएगा कि सबसे पहले एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा जो है कभी खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? धूप कहते हैं। सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं? धूप।
यहाँ पर है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा को क्या कहते हैं? हवा। पवन ऊर्जा को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। जल, विद्युत, विद्युत, जल जो है, जल भी कभी खत्म नहीं होगा। पीने वाला जल खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पर और भी जो जल है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तो पानी ही पानी, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि जल भी जो है खत्म नहीं होगा। विद्युत जो है, विद्युत, विद्युत भी जो है खत्म नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? कितना ही यूज करिए, वन हो गया इत्यादि, ये सब आता है नवीकरणीय संसाधन में। ये सब किस में आता है? ये सब नवीकरणीय संसाधन में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका भंडार सीमित है। वैसा संसाधन जिसका भंडार क्या? सीमित होता है। ठीक है, तथा इसको बनने में बहुत लंबा समय लगे। तथा इसको बनने में क्या? लंबा समय लगे। जैसे एक बार हम कोई चीज का उपयोग कर लें और उसको बनने में बहुत लंबा समय लगे, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोई भी संसाधन का उपयोग करें लेकिन उसको बनने में बहुत लंबा समय लगे, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आ जाएगा आप बताइए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखिए कोयला आएगा। अगर लकड़ी जो है, लकड़ी कौन सा संसाधन है? तो लकड़ी कौन सा संसाधन उसमें, क्योंकि लकड़ी को अगर जलाएंगे तो वो काम में आएगा, कोयला बन जाएगा। लेकिन कोयला को अगर जलाएंगे तो फिर उसका काम आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि कोयला को जलाए तो खत्म हो गया, अब उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया। जैसे पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल हो गया, खनिज हो गया, ये सब अनवीकरणीय संसाधन में आता है। तो संसाधन हम लोग कितना पढ़ लिए? संसाधन हम लोग 6 पढ़ लिए। सबसे पहले मुख्य रूप से 2 संसाधन था, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। फिर उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर आए तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन। ठीक नहीं? फिर इसके बाद क्या चीज आए? फिर उपयोगिता के आधार पर आए, तो उपयोगिता के आधार पर हो गया नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। यानी संसाधन टोटल हम लोग 6 पढ़ लिए। 6 संसाधन हम लोग पढ़े। अब इसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को टोटल 14 संसाधन पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले 4 संसाधन देखिए। 4 संसाधन और हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 संसाधन क्या चीज है? तो याद रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन है। सर स्वामित्व क्या होता है? तो स्वामित्व का मतलब हो गया मालिकाना हक, जिस पर अपना हक रहे उसे कहते हैं क्या? स्वामित्व। क्या कहते हैं? स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन। पहला संसाधन किसे कहते हैं? अभी बताएंगे। पहला संसाधन व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन, तीसरा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये चारों संसाधन के बारे में पढ़ेंगे तो टोटल 8 संसाधन हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला संसाधन हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? सारा संसाधन उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा ही आएगा। टोटल डिफिनेशन आप नोट्स बनाइए, अपने हाथों से कॉपी में लिखिए, नोटबुक में तैयार करिए। ये सब जितना भी पॉइंट है एकदम बहुत फुर्सत से, मेहनत से बनाया गया है, तो आप इसे नोट करिए और जरूर पढ़िए। एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बिना देर बिना गलबात किए हुए पूरा चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, समझे? क्योंकि बहुत सारे जो है यूट्यूबर जो क्या काम करते हैं कि सबसे पहले ये करिए, वो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इधर करिए, और एक ही चैप्टर को 3-4 वीडियो में लेकर चले जाते हैं। वैसा गलती हम करना नहीं चाहते हैं। आप सबसे पहले फोकस करिए
कि चैप्टर मेरा जो है कहाँ तक है, ठीक है, उसमें एंड कहाँ तक होगा, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़िए। तो हम लोग चलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। सबसे पहला संसाधन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन याद रखिएगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार है ना। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे ये पेन पर मेरा अधिकार है, ये पेन पर जो है मेरा अधिकार है, ये डिजिटल बोर्ड पर मेरा अधिकार है। तो जिस व्यक्ति का जिस चीज पर अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफिनेशन भी वही कह रहा है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे कौन सा संसाधन कहते हैं, तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब व्यक्तिगत संसाधन में क्या क्या आता है, व्यक्तिगत संसाधन में क्या क्या आता है जो जरा सा देखिएगा, ठीक है। व्यक्तिगत संसाधन में सबसे पहले आता है खेत। व्यक्तिगत संसाधन में क्या जाता है, खेत, अपना हक है, अपना हक है खेत, ठीक है। चलिए तालाब, तालाब नदी नहीं कहिएगा, नदी जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। तालाब जो है व्यक्तिगत संसाधन है, बाग जो है व्यक्तिगत संसाधन है, बगीचा व्यक्तिगत संसाधन, मोबाइल व्यक्तिगत संसाधन, गाड़ी व्यक्तिगत संसाधन, ये सभी अपना अधिकार इस पर है ना। अपना है तो अपना अधिकार है, उसको व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। बात समझे कि नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरा संसाधन देखेंगे। दूसरा संसाधन था सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, जो देखिए लिखा गया है, वैसा संसाधन जी, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो अपना नहीं, पूरे समुदाय का उस पर अधिकार हो, पूरा समाज का उस पर अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। पूरा समाज का अधिकार उस पर होना चाहिए, ठीक है। माने कोई भी जाए तो मना नहीं है। कैसा जगह, मंदिर जाएंगे कोई मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि मंदिर जो है वो अपना नहीं है। हम सोचेंगे कि खाली हम ही पूजा करें मंदिर में, तो ऐसा होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि वो समूह का है, समाज का है। सभी लोग जो है आकर वहाँ पूजा कर सकते हैं। शमशान घाट हो गया, ये सामाजिक है, ये क्या है, सामाजिक है। कई लोग जो है जा सकता है, कोई लोग यहाँ जा सकता है, कोई अति नहीं, फिक्स नहीं है कि मेरा है, ठीक है, फिक्स नहीं है कि मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही डिफिनेशन जो बोले, डिफिनेशन वही लिखा गया है कि वैसा संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर दे दिए ऑप्शन में, शमशान घाट हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, नदी हो गया इत्यादि है। ये सब जो है सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर दो संसाधन पढ़े, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, दो संसाधन यहाँ हम लोग पढ़े, ठीक है। तीसरा संसाधन हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तीसरा संसाधन है कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही सब इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बच्चा जी, आप इसे याद रखिए, बहुत मस्त चीज है, ठीक है। चलिए आर्थिक या कानूनिक तौर पर देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक या कानूनिक तौर पर, ठीक है, देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए आर्थिक या कानूनिक तौर पर, है ना, लड़ाई झगड़ा भी करके
या आपको रुपया पैसा भी देकर अगर आपका जो है कोई सामान है तो वो राष्ट्रीय संसाधन कैसे बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन आपका कुछ भी है, अगर सरकार को चाहिए तो वो हड़प लेंगे तो किस डिजाइन से हड़पेंगे, जो देखिए, चाहे वो आर्थिक रूप से हड़प ले, चाहे वो कानूनिक रूप से हड़प ले, उसी को कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और भी हम कुछ लिखे हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं समझिए। सबसे पहले लिखे, और किसी भी देश को है ना, और किसी भी देश के सरकार को यह हक होता है कि व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकते हैं। कितना बढ़िया चीज है। कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन जो है उसको राष्ट्रीय संसाधन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहण माने होता है कब्जा करना। अधिग्रहण माने क्या होता है, कब्जा कर लेना, उसके अधीन जो है ग्रहण होना, समझे। तो कब्जा करना, अधिग्रहण माने होता है कब्जा करना। तो व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकते हैं, हम लोग के हित में ही वो करेंगे। जैसे आपका जमीन है और आपका जमीन यहाँ पर है और आपका जमीन में कुछ एक छोटा सा घर या बड़ा सा घर बना हुआ, अब इधर से जो है 4 लाइन आ रहा, तो ये रोड तो इस ढंग से नहीं ले जाएगा, ऐसे ऐसे घुमाकर रोड नहीं ले जाएगा। रोड जो है उसको हाईवे को चाहिए सोजा। अब यहाँ पर आपका छोटा सा घर बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो व्यक्तिगत संसाधन आपका था, ये घर जो है वो तो व्यक्तिगत संसाधन था, लेकिन लिखा हुआ क्या है, इसको राष्ट्रीय संसाधन जो है बन जाएगा। कैसे, तो आप देखिए, सबसे पहले सरकार इस ढंग से तो ऐसे रोड नहीं बनाएगा। आपका जो है ये घर जो है आपका क्या कर लेंगे, सरकार ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ से जो यहाँ तक आपका जो जमीन है उसका जो है पैसा आपको दुगना तिगुना भाव में दे देंगे, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत संसाधन का जो है अधिग्रहण कर आम जनता के हित में आपसे पूछ के ही लेगा। लेकिन आपसे पूछ के लेगा तो आपको नहीं भी मन रहेगा तो लेगा ही लेगा, बात समझे कि नहीं। क्योंकि उनका जो है दिक्कत पहुंच रहा है इधर से जाने में, तो यहाँ जो है वो खाली करवाएंगे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि आपका जमीन से कोई खनिज निकला, आपका जमीन से अगर कोई खनिज निकला उसको भी हड़प ले, सरकार उसको भी क्या करेंगे, हड़प लेंगे। क्यों हड़पेंगे, है ना, क्योंकि वो व्यक्तिगत संसाधन आपका पहले था, लेकिन अब वो राष्ट्रीय संसाधन बन गया। अब वो क्या बन गया, राष्ट्रीय संसाधन बन गया है। सड़क के बीच आपका अगर घर आ जाता है वो भी राष्ट्रीय संसाधन बन जाता है, बात समझे। तो यहाँ पर संसाधन देखिए, फिर व्यक्तिगत संसाधन जिसमें अपना हक था, सामुदायिक संसाधन जिसमें पूरे समाज का हक था, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन जिसमें पूरे राष्ट्र का अगर व्यक्तिगत संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा सकता है, और राष्ट्रीय संसाधन जो है सरकार आम जनता के हित में ही हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब एक बचा हुआ है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अभी और है, लेकिन ये 4 भाग जो था इसका, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संसाधनों द्वारा किया जाता है उन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। दो देशों के बीच जो होता है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, बात समझे। अब इसका एग्जांपल देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। समुद्री क्षेत्र से, पहले समझिए यहाँ पर क्या दिया है, समुद्री क्षेत्र से जो है 200 किलोमीटर तक का दूरी जो है उस पर अपना हक होता है। समुद्री क्षेत्र से 200 किलोमीटर का दूरी जो होता है उस पर अपना हक होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए मैटर समझिए, देखिए कितना बढ़िया से लिखे हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर जल ले लेते हैं, जल यानी इधर ले लेते हैं पानी, इधर क्या ले लेते हैं
पानी ले लेते हैं और ये यहाँ पर जो है इसको बीच में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इधर एक देश ले लेते हैं अमेरिका और इधर देश एक ले लेते हैं भारत। दो देशों के बीच जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इधर पानी में हो गया, इधर जल हो गया। बात समझे? अब बताइए कि सबसे पहले 200 किलोमीटर यानी 200 किलोमीटर जो है 200 किलोमीटर की दूरी रेड कर देते हैं। ठीक है, रेड कर देते हैं। 200 किलोमीटर की दूरी इधर अमेरिका और 200 किलोमीटर की दूरी इधर क्या, भारत। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। 200 किलोमीटर दूरी इधर जाएगा और 200 किलोमीटर दूरी इधर आएगा, उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो यहाँ पर जैसे यहाँ से 200 किलोमीटर गया और यहाँ से भी 200 किलोमीटर गया, ये क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? ये क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। समझे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया कि अमेरिका और यहाँ पर क्या बताया? भारत। अमेरिका और भारत, ये 200 किलोमीटर के दूरी जो है, अमेरिका का 200 किलोमीटर दूरी उधर रहेगा और भारत का 200 किलोमीटर की दूरी इधर रहेगा। ठीक है, ये दूरी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पर संसाधन जो है चार भागों में यहाँ पर हो गया। व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद व्यक्तिगत संसाधन के बाद कौन सा संसाधन था? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, और एक संसाधन और कौन सा था जी? व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन और एक सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन, चार संसाधन हम लोग देखे। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है। अभी हम बताएं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसको कैसे बताएंगे? जो देखिए, लिखेंगे कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र, 200 किलोमीटर है ना, 200 किलोमीटर तक दूरी का क्षेत्र है ना, जिस देश का अधिकार होता है उसे अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या बताया कि 200 किलोमीटर के दूरी तक जौन सा देश का अधिकार हो उसको अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। वो जो यहाँ पर 200 किलोमीटर के दूरी जो है, 200 किलोमीटर के दूरी जो है कोई देश ले रहा है, तो यही क्षेत्र को अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। यही क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में भी लिख दिए कि 200 किलोमीटर तक दूरी का जो है उसमें आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर तक आपका दूरी है ना, और वो दूरी को अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं, तो उसमें आप मत्स्य पालन या बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले है कि विकास के स्तर पर संसाधन को चार भागों में बांटा गया है ना। विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या बता रहे थे कि विकास के स्तर पर जो है संसाधन को जो है चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, चार भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है? पहला भाग देखिए, चार भाग हम बता देते हैं। सबसे पहला भाग है संभावी संसाधन किसे कहते हैं। पहला है संभावी संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन जो है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। और तीसरा जो है संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। और चौथा जो है भंडार संसाधन किसे कहते हैं। चौथा जो है भंडार संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, अब चार संसाधन ये दिया गया है
और चारों संसाधन को बारीकी से हम जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये 4 संसाधन जब हो जाएगा तो कितने संसाधन, 4 और 4 8 और 4 12 संसाधन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो है संभावित संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहला संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र या विशेष में मौजूद होता है, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र या विशेष में मौजूद होता है जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, परंतु अभी तक इसका उपयोग जो है नहीं किया गया है। ठीक है, संभावना है इसका उपयोग करेंगे लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किए हैं, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा का है ना, सौर ऊर्जा का जो है बहुत बड़ा जो है प्लेट लगाया जाएगा। कहा गया है राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा जो है प्लेट लगाया जाएगा। संभावना है कि लगेगा लेकिन अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र का खनिज बहुत सारा है, संभावना है लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखिए दूसरा संसाधन संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, ऐसा संसाधन जो किसी है ना, जो कि भंडार में रखा गया है, वैसा संसाधन जो कि भंडार में रखा गया है ना, पर उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ना, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, इसे भविष्य के पूंजी भी कहा जा सकता है। आप चुकड़ी देखे, वन चुकड़ी जिसमें पैसा जो है सिंगारा जाता है, ठीक है, वही वाला जो है संचित कोष संसाधन, उसी को आप कह दीजिए। कारण है उसमें भी ऐसा संसाधन जो भंडार में, वो चुकड़ी में हम पैसा डालते हैं, चुकड़ी में हम पैसा डालते हैं लेकिन वो जो है पैसा है ना भविष्य के लिए रखते हैं, भविष्य के लिए कि कुछ अगर काम आए, जैसे सेलफोन खरीदना है तो उसमें से जो है फोड़ के जो है कुछ पैसा जो है निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, क्या है, ऐसा संसाधन जो कि भंडार में रखा गया है पर इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ना, इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। इसे भविष्य का क्या कहा जाता है, पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भविष्य का पूंजी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया जो चीज है, अब देखिए एक आदमी जो है, इनका नाम तो फेमस है, ये तो राष्ट्रपिता है। ठीक है, देखिए क्या कहे हैं, महात्मा गांधी जी ने कहे थे, ठीक ने, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। और संसाधन को पेटी में नहीं भरना चाहिए, बात समझे कि नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी क्या कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, नहीं, महात्मा गांधी बोले थे। क्योंकि आप देखिए पेट अगर मान के चलिए, देखिए लॉकडाउन हुआ कोरोना काल में, तो आप समझिए कि मान के चलिए कि चावल का बोरी जो है वो महंगा हो गया। तो महंगा हुआ तो सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति खरीदे, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा। अब बताइए कोई अमीर व्यक्ति जो है बहुत सारे चावल खरीद लेंगे, तो बताइए कि गरीब व्यक्ति को चावल कहाँ से मिलेगा, बात समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है पेटी भरने के लिए नहीं सोचिए, पेट भरने के लिए सोचिए। ठीक नहीं, तो महात्मा गांधी जी वही बोले थे कि संसाधन जो है पेटी में नहीं रखना चाहिए। क्या कहे थे महात्मा गांधी, कि कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए इतना है कि आप कितना हो खाइएगा कभी खत्म नहीं होगा, आप कितना हो खाइएगा खत्म नहीं होगा,
क्योंकि पेट भरने के लिए कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है नहीं, लेकिन पेट ही भरिएगा तो खत्म हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये किनका कहना था? महात्मा गांधी का। चलिए अब तीसरा संसाधन देखिए, तीसरा संसाधन क्या कर रहा है? विकसित संसाधन किसे कहते हैं? विकसित संसाधन तीसरा नंबर में क्या है? विकसित संसाधन किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे वैसा संसाधन जिनसे संबंधित सभी जानकारियां हमें वर्तमान समय में पता चलता है। वैसा संसाधन जिनसे संबंधित सभी जानकारियां हमें वर्तमान में पता चलता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। प्रेजेंट में जो संसाधन पता चल रहा है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। बस समझे? जैसे नदियां, झीलें, जंगल, पेट्रोलियम, फल इत्यादि जो संसाधन है वो कहाँ है, कितना है, कैसा है, उसमें खर्च कितना है, कब तक होगा, ये सभी चीजों का अगर पता लगा रहे हैं तो उसे कहते हैं विकसित संसाधन। अब जैसे कोई फसल रोपे तो उसमें खर्च कितना है, वो कब कटेगा, वो समय कितना ले रहा है, वो कैसा है, उससे फायदा क्या होगा, अगर सब चीज नहीं जानेंगे, अब कोई सब्जी रोपे उसमें बहुत सारे पूंजी लगा दी और पता चला कि उतना आमदनी ही नहीं, तो उसको विकसित संसाधन कहेंगे। वो विकसित तो किया नहीं, तो विकसित संसाधन में क्या कहलाता है? वैसा संसाधन जिनसे सभी जो है जानकारियां हमें वैसा संसाधन जिनसे सभी जानकारियां हमें वर्तमान समय में मिले उसे विकसित संसाधन कहते हैं। सभी जानकारियां हमें वर्तमान समय में मिले उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? उसे विकसित संसाधन कहते हैं। और विकसित संसाधन में क्या होते हैं? विकसित संसाधन में क्या होता है? वह संसाधन कहाँ है, वह संसाधन कितना है, वह संसाधन कैसा है, उसमें खर्च कितना होगा, वो कब तक होगा, ये सब पता लगाना वर्तमान समय में, तब वो विकसित संसाधन कहलाएगा। ठीक है। अब चलिए एक लास्ट वाला जो है भंडार संसाधन किसे कहते हैं? अब जो है भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो ये भी 4 संसाधन हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले कुछ ऐसा संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन इनको सही इस्तेमाल के लिए, उपलब्ध तो है लेकिन इनको सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास जो है उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। ठीक है। उचित टेक्नोलॉजी का क्या है? अभाव है। संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन को क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे अभी बतला है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है। तो यहाँ पर आप जानिए कि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल बनेगा, तो बना क्यों नहीं रहे? तो उसका उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। बात समझा कि नहीं? हमको पता है कि कोई चीज कैसे बनेगा, तो उसका समान सामग्री, उसका दिमाग जो है लगाएंगे, उचित टेक्नोलॉजी सब कुछ रहेगा तब ना बनेगा। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हमको जल मिलता है, पता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन इसमें बताइए, इसमें सबसे पहले जो है उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है। उचित टेक्नोलॉजी रहता तो बन जाता ऑटोमेटिक। समझे कि नहीं? चलिए अब क्या कर रहा है, यह सभी को पता है लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव के कारण जो है नहीं बन रहा है। ठीक है। अब देखिए एक मैटर क्या लिखा गया है, संसाधन संरचना, है ना। संरक्षण मतलब क्या होता है? संरक्षण मतलब होता है बचाव। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव। संसाधन यानी संरक्षण के उपयोगिता को लिखे। समझा कि नहीं? क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि संसाधन संरक्षण के उपयोगिता को लिखे, तो हम कैसे लिखेंगे? संसाधन संरक्षण की उपयोगिता जो है निम्नलिखित है। पहला, संसाधनों का अनावश्यक बर्बादी नहीं करना चाहिए। पहला नंबर लिखना चाहिए कि संसाधन का
अनावश्यक बर्बादी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक मतलब हो गया कि ज्यादा जो है आप कोई चीज लेकर बर्बाद ना करें, आपको जितना जरूरत है वो चीज उतना ही लीजिए। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो पहला हो गया संसाधन का अनावश्यक बर्बादी ना करें। दूसरा हो गया, दूसरा क्या कर रहा है, सभी संसाधन का उपयोग हम सब ही कर लेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या करेगी। कह रहा है कि सारा संसाधन का उपयोग हम ही लोग कर लेंगे, मैंने कुछ कुछ ऐसा संसाधन है जो बहुत कम मात्रा में है और उसका भरपूर उपयोग हम ही लोग कर लेंगे तो आने वाला जो है, आने वाला पीढ़ी जो है उसका उपयोग कैसे करेगा। बात समझे? अब मान के चलिए सब संसाधन का उपयोग हम लोग कोयला जो है सब जगह से खत्म कर देंगे तो आने वाला समय में अगर बच्चा को दिखाएंगे तो वो कहेगा व्हाट इज दिस, ये क्या है। बात समझे? उसको बताना पड़ेगा कि पहले जमाना में इससे जिलेबी छाना जाता था, घर का खाना बनाया जाता था, है ना, समझे, शादी विवाह का खाना बनाया जाता था, ये सब बताना पड़ेगा। तो आप जो है सब समझिए, वही चीज दूसरा नंबर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सभी संसाधन का उपयोग हम ही सब कर लेंगे तो आने वाला जो है बच्चा वो क्या करेंगे। बात समझा कि नहीं? आने वाला जो है बच्चा वो संसाधन का कैसे पहचान कर लेगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम लोग भी कुछ कुछ संसाधन को नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि पूर्वजों जो है कुछ कुछ संसाधन का जो है पूरा उपयोग की भरपूर उपयोग किया। बात समझे? तो हम लोग का भी भरपूर उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर देखिए, जो संसाधन कम है उसे रोकना अति आवश्यक है। जो संसाधन कम है उसको रोकना अति आवश्यक है। बात समझा? और जो संसाधन थोड़ा सा कम होते वो महंगा हो जाते, कारण है कि वो कम है तो महंगा करना ही पड़ता है, उसके बाद अमीर व्यक्ति ही खरीद लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और वो अंधाधुंध उपयोग कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर में था कि जो संसाधन कम है उसे रोकना अति आवश्यक है। ठीक नहीं? अगर खत्म हो जाएगा तो बताइए गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। और चौथा नंबर में क्या लिखे हैं कि अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जरूरी संसाधन का उपयोग उतना ही नहीं करना चाहिए। क्या लिखे? अपने फायदे के लिए जरूरी संसाधन का उपयोग उतना नहीं करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? माने कि जरूरी, है ना, मतलब यहाँ पर 4 नंबर में ये चीज लिखा गया है कि अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग एकदम, है ना, समझे कि नहीं, जिसका उपयोग जो है पूरा अंधाधुंध नहीं करे अपने फायदे के लिए। समझे? जैसे बालू ले लीजिए, तो बालू जो है मान के चलिए कि अपना फायदा के लिए सब जो है बालू बेच देंगे तो ये संसाधन विलुप्त हो जाएगा कि नहीं। तो वही तरह अपना फायदा के लिए कोई भी संसाधन जो है विलुप्त नहीं कीजिए, काम से काम रखिए। ठीक है, और जो कम संसाधन है, क्या हो जाता है, जो संसाधन है, ठीक है, जो संसाधन कम है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है कि संसाधन के विकास से सतत विकास की अवधारणा की व्यवस्था को लिखिए। क्या लिखा हुआ है? संसाधन के विकास से सतत विकास की अवधारणा की व्यवस्था को लिखिए, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले समझिए, संसाधन मनुष्य की जीविका है। समझ गए? संसाधन जो है मनुष्य की जीविका के आधार है। जीविका मतलब क्या हो गया? रोजी रोटी। जीविका का मतलब क्या हो गया? रोजी रोटी। जीविका के आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकारों को चाहिए बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए विकास किए जाए, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत है। मतलब ये जो है बताया जा रहा है कि सरकार को इस पर चाहिए विकास करे। सरकार मना नहीं कर रहे कि सरकार जो है विकास नहीं करे, सरकार विकास करे लेकिन बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए सरकार जो है विकास करे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं संसाधन के विकास के, सतत विकास के अवधारणा को, है ना,
अवधारणा को लिखे और बताइए। क्या लिखे हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना ही सतत विकास कहा जाता है ना। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही क्या सतत विकास कहलाता है, ठीक है, सतत विकास कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई भी काम, आप सड़क बना रहे हैं तो सड़क बना रहे हैं तो मान के चलिए बहुत सारा जो है पेड़ को काट दिए, तो बहुत सारा जब पेड़ को काटे तो उतना कोशिश करिए कि पेड़ लगा दें, बात समझे। नहीं तो गर्मी के दिन में देखते हैं कितना टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, पेड़ है ही नहीं है, समझे। पेड़ कम के कारण जो है गर्मी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आप जो है कोई भी चीज जो है विकास करिए, मना नहीं है, लेकिन बिना पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए आप विकास करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है कि संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, है ना। अब संसाधन संरक्षण के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है, कौन कौन से व्यक्ति कुछ कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिनके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान चलाए थे। मेघा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ अभियान, नदी का नर्मदा बचाओ अभियान, अब बताओ उससे कितना जो है पेड़ नुकसान पहुंच जाता। तो नर्मदा बचाओ अभियान मेघा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, ये बोले थे कि पेड़ में सब चिपक जाओ, जब पेड़ सब काट रहा था तो चिपको आंदोलन हुआ था, पढ़ाई में हिस्ट्री में, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। संदीप पांडे, है ना, संदीप पांडे जो है वर्षा जल संरक्षण, जो राजस्थान में बताए थे कि छत के ऊपर जो है, छत के ऊपर सभी लोग जो है वर्षा को क्या करो, इकट्ठा करो, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ कुछ व्यक्ति हैं जो कि संसाधन को बचाने का काम किए, बात समझे, संसाधन को बचाने का काम किए। राजस्थान में सभी को जो है छतों पर क्या कहते हैं कि वर्षा का, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा सा पानी के कम है, तो कमी है, तो वहां पर जो है छत पर क्या होता है, तो छत पर वहां पर जो है पानी जो है बारिश का आता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसी से जो है बाद में उस पानी का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ जानिए, 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये पेड़ के ही लिए हुआ था, पर्यावरण को बचाने के लिए, है ना। पर्यावरण को कैसे बचाए इसी के चर्चा के लिए 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा इस सम्मेलन का आयोजन, इस सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून तक, है ना, 3 जून से 14 जून तक 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो में किया गया था, जिसका जो है, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधि ने भाग लिया। देखिए पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, तो यहाँ 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ था। किसके द्वारा, रियो डी जो है जेनेरो में किया गया था, ठीक है। इसमें से टोटल 178 जो है प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा है, अब सबसे पहले दूसरा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो गया। देखिए लिखा गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसलिए हुआ था कि पर्यावरण को बचाया जा सके। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन इसलिए हुआ था कि पर्यावरण को क्या किया जाए, बचाया जाए। अब दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, याद रखिएगा, है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन द्वारा जो घटना हुआ उसी को सुझाव के लिए 1997 में 23 से 27 जून तक चला, 23 जून से लेकर 27 जून, कब, तो 1997 में। और पहला कब था, पहला जो है कब था, याद रखिएगा, तो पहला प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था
1900 कितना में 1992, 1992 के बाद कितना गया 1997, यानी 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। 1997 में 27 जून से है ना 23 जून से 27 जून तक चला द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ये न्यूयॉर्क के अमेरिका है ना, न्यूयॉर्क माने अमेरिका में यह 5 वर्षीय बाद आयोजित किया गया। इसीलिए 5 वर्ष के बाद ये जो है सम्मेलन हुआ, द्वितीय सम्मेलन। काहे लिए हुआ? तो ये जो है सुझाव के लिए कि पहला जो सम्मेलन किया गया था जिसमें कहे थे कि पर्यावरण को बचाया जाए, तो क्या सब मिलके बचा रहे हो कि ऐसी झूठ मूठ आप जो है 178 देश भाग ले लिए? तो यहाँ पर जो है 178 जो है यहाँ पर कितने प्रतिनिधि जो भाग लिए थे? 178 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे। तो वहाँ सुझाव के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आया कि बताइए कि जो आप लोग कहे थे वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 साल बाद हुआ, इसीलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन देखिए। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में हुआ था 2002 ईस्वी में। 26 अगस्त से लेकर 4 जो है सितंबर तक चला था। ठीक नहीं, यह सम्मेलन इसमें क्या कहा था? पर्यावरण से संबंधित 150 धाराएं पर बात चला था, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। जब विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 200 व्यक्ति जो है भाग लिए थे। देखिए इसमें जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ और उसमें पूछा गया, ठीक है, लेकिन इसमें इसका जो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई आदमी कुछ सुन ही नहीं रहा था, किसी का कोई बात मान ही नहीं रहा था, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई मतलब नहीं हुआ, इसका कोई मेन रूप से रिजल्ट नहीं निकला। जबकि यहाँ पर देखिए 200 जो है व्यक्तियों ने भाग लिया था, विभिन्न देशों से 200 व्यक्ति भाग लिया था, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि बार बार बुलाइएगा वही चीज के लिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वैसे किए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन वैसे किए, तो तृतीय में भी तो इसका बातें नहीं माने। बात समझे कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में किसी का बात नहीं माने। ठीक है, अब एक सबसे पहले देखिए, अब एक सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रीन हाउस या क्योटो सम्मेलन किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस या क्योटो सम्मेलन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें से 159 देशों ने भाग लिया, जिसमें से हानिकारक गैसों की कटौती करने के लिए कहा गया, जैसे कि मीथेन है, हाइड्रोक्लोरिक है, और कौन सा है, कार्बन है इत्यादि। सभी देशों को क्या कहा था? कितना देश है जी? 159 देश। 159 देश जो है उस सभी को कहा था कि आप जितना जो है खराब गैस जो है, बेकार गैस जो है, आप जितना यूज कर रहे हैं उसमें से 5% भी कटौती करिए। यानी आप 100% अगर जो है गैस का, कोई भी गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम 95% का उपयोग करिए। अगर सब देश 5% का कटौती करेगा तो बहुत सारा जो है बेकार गैस का कटौती हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? यही जो है ये ग्रीन हाउस या क्योटो जो है सम्मेलन किया गया था, जिसमें से कहा गया था कि कोई देश 5%, 10% या 15% कटौती करिए गैसों का, तब जाकर जो है ना
यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हानिकारक गैसों का क्या करिए, कटौती करिए। ठीक है, नहीं कटौती करेगा तो क्या हो जाएगा, ओजोन परत में छेद हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, बहुत गर्मी करेगा और क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं कुछ ही क्षणों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं ताकि ये चैप्टर ही समाप्त हो जाए, है ना। 4 वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है, एक वीडियो में सारा जो है आपको क्वालिटी मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो कहना प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्वेश्चन जो है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कहना है एक सांस में कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कौन सा संसाधन है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। तीसरा नंबर जैसा ही आना, बताना है कि तीसरा नंबर सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, एक सांस में बताना है कि नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, कभी खत्म होगा ही नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे 4 नंबर में बताना है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। कहना है कि 200 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र जो है अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। अगला है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था, याद रखना है जिमरमैन ने कहा था। जिमरमैन ने क्या कहे थे, संसाधन होते नहीं बनते हैं। छठा नंबर क्या है, नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे, मेघा पाटेकर। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे, मेघा पाटेकर। और बताना है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक जो है उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जाएगा, तो कहना है गुजरात में। राजस्थान और कौन था, राजस्थान और गुजरात दो था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताना है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण की नीति जो है कौन बताए थे, वर्षा जो है सिंगारने के लिए राजस्थान में कौन बताए थे, संदीप पांडे। कौन बताए थे, संदीप पांडे बताए थे। ठीक है, अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून से है ना। पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है, तो 5 जून से 1972 ईस्वी से जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिएगा 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है 12 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 2002 में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला मैटर है, अगला क्वेश्चन जो है 14 नंबर कह रहा है कि कियोटो सम्मेलन कब और कहां हुआ था, कियोटो सम्मेलन कब और कहां हुआ था, तो याद रखिएगा ये 1997 जापान में हुआ था, है ना, 1997 जापान में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, कियोटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था, कियोटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था, याद रखिएगा 159 देश भाग लिया था। कितने देश भाग लिया था, 159 देश भाग लिया था। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 ईस्वी में हुआ था, 1972
72 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला जो है, याद रखिएगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी कहे थे। ठीक है, पृथ्वी जो है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा, 3 जून से 14 जून तक हुआ था। 3 जून से 14 जून तक। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक? याद रखिएगा, 23 जून से 27 जून तक। 23 जून से 27 जून तक द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक चला? याद रखिएगा, 26 अगस्त से 4 दिसंबर तक, सॉरी 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला था। ठीक है, अगला जो है, अगला याद रखिएगा 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सतत विकास कहलाता है। ठीक है, 22 नंबर क्या कर रहा है? विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? याद रखिएगा, 4 भागों में, है ना। विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। आगे बताना है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? तो बताना है कि 4 भागों में। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भी 4 और विकास के आधार पर भी 4। आगे बताना है कि पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? आंख बंद करके मानना है, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, 25 नंबर में कह रहा है पेट्रोल कौन सा संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है। खत्म हो जाएगा, बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, चलिए अब जो है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब डायरेक्ट जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा चैप्टर देखिए हमने पढ़ाया, यूनिक ढंग से आपको जो है पूरा चैप्टर का नॉलेज दिया। कैसा लगता है आप कमेंट करके सिर्फ बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब वाला मैटर है। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए गुरुजी कैसा लग रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए, तो इस प्रकार से यह ज्योग्राफी का पहला चैप्टर खत्म हो गया। अब यह चैप्टर कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरा चैप्टर जो है लाने में थोड़ा सा मनोबल जो है बढ़े। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो।